आदाब, मैं मोहम्मद अमजद अली, प्राइम टाइम में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन किराम, कल एक जो है जमहूरियत में नाखुशगवार वाक़या पेश आया है। एक मुकामी लीडर जो अ, आगे बढ़कर नेशनल फ़िगर बनता है और जो है अ, नेशनल पॉलिटिक्स में हिस्सा लेता है सरगर्म होकर, उस पर हमला होता है। ये हमला किसने किया, क्यों किया, ये अभी तो तहक़ीक़ात हो रही है। मगर क्या ऐसे हमले करके किसी को डरा सकते हैं या किसी के हौसले पस्त कर सकते हैं? इस ताल्लुक से गौर व फ़िक्र करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जमहूरियत में हर एक को हक़ है कि वो अपना इज़हार ख़याल कर सके और जमहूरी मामलात में अपना हिस्सा भरपूर तरीक़े से ले सके। अपनी और अपने कौम की नुमाइंदगी जो है पेश कर सके। इस ताल्लुक से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी व तज्ज़िया निगार जनाब सैयद इनामुर रहमान गयूर साहब। गयूर साहब, आपका बीबीएन चैनल पर खैर मक़दम है। बेहद शुक्रिया याद करने का। आपको, आपके नाज़रीन को मेरा आदाब। जी। कल जो वाक़या हुआ है, असद साहब के काफ़िले पर गोलियाँ चलाई गई और नौजवान थे और जो है एक नाकाम हुआ, उसके बाद दूसरा आगे बढ़कर जो है गोलियाँ चलाता है। बहरहाल पुलिस तो गिरफ़्तार कर चुकी है, मगर ये वाक़या क्यों पेश आया और इसके पीछे किसकी साज़िश हो सकती है? देखिए, सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारे बड़े क़ायद, बल्कि मुल्क के बड़े मुस्लिम क़ायद असदुद्दीन ओवैसी साहब की जान पे हमला हुआ और वो उसमें बच गए और बिल्कुल सही सलामत उसमें से निकल जा सके। ये बात लायक़ सच शुक्र है और हम अहलियान हैदराबाद के लिए तो बायस सच शुक्र से ज़्यादा है। उनके ऊपर हमला करने वाले कौन हैं? अगर इस मुनासिबत से सोचें तो बात वाज़ेह तौर पर समझ में आती है कि जो लोग वो लोग क़ातिलान जो हैं, वो जिस पार्टी को बिलॉन्ग करते हैं, जिससे ताल्लुक़ है, वही पार्टी के लोगों का कराया हुआ होना चाहिए। लेकिन ये सियासत ऐसा खेल है जिसमें कोई भी किसी को इस्तेमाल कर ले सकता और पैसे के लिए कोई भी अपना ईमान तो क्या हर चीज़ बेचने को तैयार हो जाता है। हुँ। तो वैसी सूरत में ये तो पुलिस की तफ्तीश ही बताएगी कि वो लोग किस पार्टी से ताल्लुक़ रखते थे, किस पार्टी की ईमा पे उन्होंने काम किया, किस फ़र्द वाहिद की ईमा पे काम किया या पार्टी की ईमा पे काम किया और उससे शख़्सी या इज्तिमाई फ़ायदा किसको पहुँच सकता था फ़ौरी तौर पर। ये चीज़ें तो तफ्तीश पे सामने आ जाएँगी। लेकिन बज़ाते खुद इस हमले का होना एक बहुत बड़ा, जिसे अंग्रेज़ी में हम आई ओपनर कहेंगे, आई ओपनर है कि मतदान के पहले चरण भी अभी शुरू नहीं हुआ, उसके अंदर ऐसे हालात पेश आ रहे हैं, ऐसे वाक़यात पेश आ रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा लम्हा फ़िक्रिया है ये इंतज़ामिया के लिए भी, अवाम के लिए भी और जो है वोटर्स के लिए भी और पॉलिटिकल पार्टीज़ में हिस्सा लेने वाले लोगों के लिए भी, सबके लिए लम्हा फ़िक्र तो है बहुत ज़्यादा। मगर देखिए, 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं, उनसे और लोगों की निशानदेही होगी और पुलिस इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई करके जल्द से जल्द किसी नतीजे पर पहुँच के खातियों को कैफ़र किरदार तक पहुँचाएँगी। वो तो हम समझते हैं कि ऐसा होगा, हमारी दुआ भी है, उनकी कोशिश भी होनी चाहिए। लेकिन हुकूमत वक़्त की तरफ से जो जो फ़ौरी तौर पर तदाबीर की गई इनकी हिफाज़त के लिए, ज़ेड+ सिक्योरिटी इनको फ़राहम की गई और ये एक अच्छा खुशाइंद कदम है। बहुत पॉज़िटिव उसमें देखना चाहिए उसको, चाहे इनके ताल्लुकात सेंटर वाली पार्टी से कैसे भी रहें या जो भी अफ़वाहें इनके ताल्लुकात के ताल्लुक से फैलाई जाती हैं, वो जैसे भी रहें। मगर एक बड़े मेंबर पार्लियामेंट के ऊपर इस तरह का हमला होना बज़ाते खुद काबिल मज़म्मत है। जी, मैं ये जानना चाहूँगा, ये जो हमला हुआ है, क्या ये जमहूरियत पर हमला है या फिर इस्लाम पर हमला है या फिर मुस्लिम क़यादत पर हमला है? अ, असद ओवैसी साहब इस्लाम के अलंबरदार समझे जाते हैं, तो ये वो लोगों की समझ का फेर है, क्योंकि उन्होंने कभी भी कभी भी ये नहीं कहा कि सिर्फ़ अपनी ही कौम और अपनी ही मिल्लत की फ़लाह व बहबूद की बात की। उनकी पार्टी में तनासब के हिसाब से अगर देखें, तो माशाअल्लाह आज भी बहुत ज़्यादा हिंदू लोग उनकी नाम नेहाद मुस्लिम नवाज़ पार्टी से जुड़े हुए हैं, जिसका नाम ही मुस्लिम इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, वैसी पार्टी से जुड़े हुए हैं। तो वो एक ही चीज़ साबित करती कि ज़ाती सतह पर पार्टी की अपनी सोच की सतह के ऊपर हिंदू मुस्लिम कुछ भी मैटर नहीं करता। अगर इलेक्शन की दौड़ में दौड़ना है
तो जिन जिन लोगों के जरिए जीती जा सकती है वो दौड़, उनको इस्तेमाल करना है। चुनांचे हम देखते हैं कि अभी से जो लिस्ट जारी हो चुकी है, अब तक गालिबन 66 लोगों की लिस्ट जारी हुई यूपी के चुनाव के लिए, उसमें से 11 लोग जो है हिंदू है। तो ये एक बहुत अच्छा तनासब है, और उसमें हर तरह के हिंदुओं के भी हर तबके के जो है लोग हैं। तो मतलब इनकी कबूलियत उन लोगों में भी है। और ये इस्लाम पर हमला नहीं बल्कि फर्द वाहिद पर हमला है, मगर इस्लाम का पर हमला बताकर उसको या उस तरह का तासुर देकर जो है ये है कि उन लोगों के अपने वोटों को अपनी तरफ और करने का एक मौका मिल जाता है, जिसे पोलराइजेशन हम बोलते हैं। लेकिन गलत हथकंडों से ये कुछ हासिल होने वाला नहीं है। ये इलेक्शन की जंग है, और इलेक्शन की जंग पूरे तौर से लड़ी जाएगी, और मेरिट के ऊपर जीतेंगे लोग। जब आएगा, लोग सारे हालात का तजिया करके ही अपना वोट देंगे, अच्छे बुरे को समझ कर देंगे। ये जो साजिश की गई है हमले की, इसके पीछे वजह क्या हो सकती है? देखिए, अफवाह उड़ाने वाले तो उसके अंदर भी, साजिश के अंदर भी एक साजिश जो है देख रहे हैं कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर असद ओवैसी साहब से जलने वाले सिर्फ हिंदू लोग या हिंदू पार्टी के लोग ही नहीं हैं, और बहुत सारे तरह के लोग हैं, और उसमें मुसलमान लोग भी बहुत हैं जो इनसे जलने वाले हैं। वो उनको रास्ते से हटाना चाहते होंगे, वो एक बात है। दूसरे जो है अफवाह बदनाम करने वाले लोग ये बोलते हैं कि नहीं साहब, वो कोई हमला नहीं था, ऐसा नहीं था, वैसा नहीं था। देखिए, कोई भी इस तरह का हमला यूं करा के बच जाएगा, और खुद कराकर जो है साहब उससे बच जाएगा। ये चीज आसानी से जो है होने वाली नहीं है आज के जमाने में। उनके तो हजार दुश्मन और बैठे हुए हैं जो इस मौके का फायदा उठाकर उनको बदनाम करेंगे। मगर गोलियां चली और गोलियां मोहल्लक हो सकती थी, ये बात को मान के जो है चलना पड़ेगा। कराने वाले तो कोई भी हो सकते हैं। जी, या हमसे बात करने का बेहद शुक्रिया। जी, नाज़रीन, ये शुक्रिया थे आपका। जनाब सैयद इनामुर रहमान गयूर साहब, जिन्होंने ये बताया कि इस्लाम पर हमले के बहाने ये जमहूरियत पर हमला कर रहे हैं, और इनकी जो सीट है और ये इनकी जो हुकूमत है, वो हुकूमत बरकरार रहे, इसके लिए ये हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। साजिश चाहे किसने भी की हो, ये एक शर्मनाक वाक़या है। जमहूरियत में ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर समाजी जहदकार, अमूमत सोसाइटी की जनरल सेक्रेटरी मोहतरमा खालिदा परवीन साहिबा। आइए इनसे इनके ख़यालात जानने की कोशिश करते हैं, जो कि असद ओवैसी साहब पर जो हमला हुआ, उस ताल्लुक़ से ये क्या कहना चाहती हैं। खालिदा परवीन साहिबा, आपका विभिन्न चैनल पर खैर मकदम है। जी, शुक्रिया, आप जी, दोबारा बुलाए हैं। जी। मेरठ में जो असदुद्दीन ओवैसी साहब पर हमला हुआ, उनके कॉन्वॉय पर गोलियाँ चलाई गई, तो इस ताल्लुक़ से आप क्या फ़रमाना चाहेंगे? जी, कल मेरे पास तकरीबन 6 बजे 2 मिनट के आसपास में एक मैसेज आया था, जो बिल्कुल ऑथेंटिक मैसेज था, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी साहब के ऊपर 5:30 बजे के आसपास में उनकी गाड़ी पे गोलियाँ चली। 3 या 4 राउंड सुनने थे, और गाड़ी भी उसका निशान भी था, और कुछ डिटेल मैसेज भी आया था। मैं उस वक़्त उनको कॉल करके मैं दोबारा पूछी, क्या ये कन्फर्म न्यूज़ है या तो ऐसे ही फेक न्यूज़ है? तो उन्होंने कहा ये बिल्कुल कन्फर्म न्यूज़ है। उसके बाद में फिर मैं फौरन देख रही थी कि इन्हें चैनल के हिसाब से उधर भी हम पूरा उस चीज़ को महसूस कर रहे थे। हुँ, तो उसके बाद फिर मैंने फौरन ये ट्वीट किया था, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगा कि एक पॉलिटिकल पर्सनैलिटी के ऊपर, वो भी एमपी ऑफ सिटिंग एमपी है, और इलेक्शन अपने कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स के हिसाब से इलेक्शन फाइट कर रहे हैं, कि मुख्तलिफ स्टेट्स में गए थे, यूपी में भी गए, कुछ जीते, कुछ हारे, अलग-अलग स्टेटस है। तो वो उनका अपना राइट है, उनका, बिकॉज़ इस पार्टी इज़ अ नेशनल पार्टी नाउ, और उस हुँ, हिसाब से वो अगर इलेक्शन लड़ने के लिए गए हैं, और जैसा कि उनको, उनके ऊपर इस तरह वो उनकी गाड़ी के ऊपर गोली चलाना, अब गोया कि गोलियाँ चलाने का मतलब ये है कि ये सिलसिलावार अगर देखा जाए तो ये बिल्कुल मुस्लिम आवाज़ों को दबाने वाली बात है, मुस्लिमों को थ्रेटन करने वाली बात है, मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर का अटैक है। एक असदुद्दीन अवैसी साहब के ऊपर अटैक नहीं है, इसको मैं ऐसा मानती हूँ। कि देखिए, जब वहाँ पर अखिलेश यादव रैली कर सकते हैं, वहाँ पर जो है ना कांग्रेस के प्रियंका गांधी और राजीव गांधी रैली कर सकते हैं, वहाँ पर अमित शाह रैली कर सकते हैं, व्हाई नॉट असदुद्दीन अवैसी? हुँ, उनके लिए सिक्योरिटी सेफ्टी था, वो सेफ्टी सिक्योरिटी इनके साथ क्यों नहीं था?
जबकि यूपी गवर्नमेंट में इनके लिए सिक्योरिटी प्रोवाइड करना चाहिए था, जबकि इतना हेट स्पीच वहां पे होता है, इतना सब कुछ मुसलमानों के खिलाफ बोले जाता है। वो जो हरिद्वार में धर्म संसद नाम से वहां पर उनके नाम लेकर उनके ऊपर अटैक करने वाली बात आई, तो उनका सिक्योरिटी रहना चाहिए। तो वहां पर बिल्कुल जिस तरीके से हमला हुआ उसको मैं कंडेम करती हूँ। पॉलिटिकल डिफरेंसेस जरूर रहते हैं, मैं भी डिफरेंसेस रखती हूँ, उसके मतलब ये नहीं है कि इंसान के ऊपर जिस तरह चाहे जहाँ चाहे या मनमाने गोली चलाने के जान लेने के ऐसे हिम्मत करें, ये बिल्कुल गलत है। कि यहाँ पर असदुद्दीन अवैसी साहब के हमले को मैं पूरा मुस्लिम कम्युनिटी के साथ का हमला समझती हूँ कि यही के अखलाक के सामने मामला हो, या उससे पहले अगर राजस्थान में देखा जाए तो अफराजुल के ऊपर पेट्रोल डाल के बेबसी के साथ जला दिए गए थे। वहां से लेकर लिंचिंग का दौर चलते गया, होते गया। उसके बाद में अभी हाल ही में देखते हैं बूंदी बाई डील, सुली डील, और फिर क्लब हाउस के नाम से मुस्लिम वोकल वुमन को दबा दिया गया, मुस्लिम कम्युनिटी को थ्रेटन किया गया, मुस्लिम नौजवानों को वीएपी के नाम से जेल के अंदर 2-2 साल से अभी बंद पड़े हुए। अब मुस्लिम पॉलिटिशियन, एक उभरता पॉलिटिशियन के ऊपर हमला कंप्लीटली मुस्लिम कम्युनिटी को कॉर्नर करने वाली बात है, कॉर्नर करने का एक थ्रेट है ये। एक सेक्युलर डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर इस तरह के एग्जाम होना, इस तरह के काम होना कंडेमेबल है। इसको फौरी तौर पर हाई लेवल फास्ट ट्रैक में इसका इंक्वायरी वगैरह होकर पनिशमेंट के बनने की जरूरत है। जी, पहले तो सिर्फ अपना सिक्योरिटी जो भी करेंगे, लेकिन अभी आज सुबह मालूम जेड सिक्योरिटी देने का उनका फैसला किए हैं। ये चीज पहले से क्यों नहीं सोचे आप कि एक इंसान के ऊपर जो है ना, इस तरह के जो बार बार उनको थ्रेट्स आ रहे थे, उनके घर के ऊपर अटैक भी हुआ था, मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ किस्म की बातें करते, लेकिन अब जो पकड़े गए थे सीसीटीवी फुटेज में, वो दोनों भी बीजेपी एसोसिएटेड है। तो वहां पर बीजेपी गवर्नमेंट रहने के बाद बीजेपी गवर्नमेंट को शर्म आना चाहिए, मोदी गवर्नमेंट को शर्म आना चाहिए, योगी गवर्नमेंट को शर्म आना चाहिए। मोदी 2 दिन पहले ट्वीट किए थे कि बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद हेट्स कम हुआ, हेट्स कम हुआ। ये लोग तो भड़का ही हेटेड, ये लोग इनके तरफ से तो इतना नफरत बनी है, मुस्लिम और हिंदू नफरत इन्होंने भी हुआ है। और ये कहते हैं कि हमारे इस योगी सरकार आने के बाद, मोदी सरकार आने के बाद ये नफरत कम होगी। ये तो शर्म आने वाली बात है ये लोग जो कर रहे हैं, इनको ऐसा करना नहीं चाहिए। बता रही थी कि असदुद्दीन ओवैसी साहब को यूपी हुकूमत ने सिक्योरिटी फराहम नहीं की। देखा यह गया है कि जब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब पर हमला हुआ था तो उस वक्त यहाँ की हैदराबाद की हुकूमत ने असदुद्दीन ओवैसी साहब को सिक्योरिटी फराहम की थी, मगर 2-4 दिन के बाद असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा कि मुझे सिक्योरिटी नहीं चाहिए, लिहाजा उन्होंने सिक्योरिटी को वापस कर दिया। वो अकेले ही घूमने में जो है यकीन रखते हैं, वो दिलेर और बहादुर लीडर हैं। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, अकबरुद्दीन अवैसी साहब के साथ जो मामला होकर एक अरसा दराज हो गया, सिनेरियो बदल गए, सेंट्रल गवर्नमेंट बदल गया, यहाँ के हालातें बदल गए, यहाँ पे जो नफरतें दिलों में भर गया है, और स्पेशली अब यूपी के विजिट से। तो और बावजूद अगर कोई कहते हैं कि मुझे सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है, उसके बाद में स्टेट की जिम्मेदारी है कि उनको सिक्योरिटी दे। अच्छा, तो उनका उनका काम क्या होगा, उनके पीछे पीछे लगाना चाहिए था, सिक्योरिटी लगा देना चाहिए था, स्टेट का काम था, देना चाहिए था। जी। तो अब आप यूपी हुकूमत और मरकजी हुकूमत से क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं यही कहना चाहती हूँ कि स्टेट में भी बीजेपी गवर्नमेंट है, सेंटर में भी बीजेपी गवर्नमेंट है। तो इसको हाई सेंसिटिव मामला समझ कंसिडर करके फॉरेन स्टेट में एक जबरदस्त टीम फॉरन तैयार करके सेंटर स्टेट में इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, और सेंट्रल गवर्नमेंट में इसका पूरे तरीके से इसका पीछे जो लॉबी जिसका भी था, जिसका ब्रेन था, उनको पकड़ने के लिए जो भी ऑर्डर्स जारी करना है या एजेंसीज को लगाना चाहिए। और फौरी तौर पर इसका कल्प्रिट्स पकड़ने के बाद, पकड़े तो गए हैं, लेकिन इसके पीछे दिमाग किसका है, कौन ऑर्गेनाइज करे, कौन इस तरह का प्लान दिए, कौन इस तरह इसके अंदर, मतलब इसे उनको सबको सजा देने की जरूरत है। ये मेरा डिमांड है। ठीक है, हमसे बात करने का बेहद शुक्रिया। शुक्रिया। जी, तो नाज़रीन, ये थी खालिदा परवीन साहबा। इन्होंने कहा है कि ये असदुद्दीन ओवैसी साहब पर नहीं बल्कि
पूरी मुस्लिम कम्युनिटी पर हमला है और इन्होंने कहा कि जो असदुद्दीन ओवैसी साहब को यूपी हुकूमत और मरकज़ी हुकूमत की जानिब से सिक्योरिटी फराहम नहीं की गई, ये एक शर्मनाक बात है। इन्हें चाहे सिक्योरिटी पसंद हो या नापसंद हो, हालात तब्दील हो चुके हैं, इन्हें फ़ौरन सिक्योरिटी फराहम करना चाहिए। और जो हमला हुआ है इसके पीछे किसकी साजिश है और कौन-कौन मुलविस है, सबको जो है खोद कर निकालना चाहिए। अब देखना है हुकूमतें इस बारे में क्या करती हैं। आइए नाज़रीन, हैदराबाद के एमपी असदुद्दीन ओवैसी साहब पर यूपी में जो हमला हुआ है, उसको नेशनल लेवल पर किस तरह से देखा जा रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं राजस्थान के टोंक ज़िले से ताल्लुक़ रखने वाले समाजी जहदकार व कांग्रेसी लीडर जनाब मोहसिन रशीद टोंक। मोहसिन रशीद साहब, आपका बीबीएन चैनल पर खैर मकदम। बहुत-बहुत शुक्रिया अमजद साहब। जी। मोहसिन साहब, आपको तो पता ही होगा कि किस तरह से असदुद्दीन अवैसी साहब के कॉन्वॉय पर जो है फायरिंग की गई। तो इस बारे में आपका क्या रद्द-ए-अमल है? देखिए, किसी भी तरीके की इस टाइप के जो इंसिडेंट्स हैं, वो किसी भी पॉलिटिकल लीडर पे या किसी भी सोशल एक्टिविस्ट पे हों या किसी भी आम इंसान पे हों, वो बिल्कुल ही निहायत ही घटिया काम है और इसकी मैं पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ। इसमें कोई दूसरी राय हो ही नहीं सकती। इसमें हम सबको पार्टी लेवल से ऊपर उठ के इंसानियत के नाते, आप चलिए, असदुद्दीन ओवैसी साहब तो 4 बार के एमपी हैं, एमएलए रह चुके हैं, एक लीडर हैं। आम आदमी पे भी अगर ऐसी हरकत हो तो हम उसकी भी पुरज़ोर मज़म्मत करेंगे। हम ऐसी चीज़ों के पुरज़ोर खिलाफ खड़े मिलेंगे हमेशा आपको इंशाल्लाह। जी। आम आदमियों पर किस तरह से ज़ुल्म हो रहा है, कुछ अरसे में हमने तो देखा ही है। मगर इतने कदावर लीडर पर हमला होना, ऐसा हमला करके या हमला करने वाले साज़िशी क्या साबित करना चाहते हैं? देखिए, जो मुझे लगता है, और मैं सही भी हो सकता हूँ, गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन जितनी पॉलिटिकल समझ मुझ में है, जितनी मैं इस वक़्त के सिनेरियो को देख रहा हूँ, असल में जो चारों तरफ एक कवायद चल रही है, वो चल रही है मुस्लिम लीडरशिप को नहीं निकलने देने की। और अगर चारों तरफ से बात की जाए तो खुले तौर पे, बिल्कुल पुरज़ोर अंदाज़ में अगर मुस्लिम लीडरशिप को बढ़ाने की कोई बात कर रहा है, तो असदुद्दीन ओवैसी साहब का क्राइटेरिया ही ये है कि जो लीडरशिप है, वो हमारी लीडरशिप हमारे ही कौम में से, हमारे ही समाज में से होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये कोशिश है कि भई वो डर जाएँ, उनके ऊपर फायर हो गई। ये तो किस्मत की बात थी कि उन लड़कों ने जो फायर की, वो चलते हुए फायर की। उन लड़कों के ऊपर गाड़ी से मारने की कोशिश की गई, जिसकी वजह से ये हुआ कि उनका निशाना चूक गया। तो ये अल्लाह की मर्ज़ी थी कि इससे उन्हें नुकसान नहीं पहुँचे। अगर उनका निशाना सही लग जाता, तो हम एक बहुत कीमती, एक नायाब इंसान को, जो हमारी कौम के लिए, मुसलमानों के लिए काम कर रहा है, उसको खो देते। और उसके बाद दूसरा असदुद्दीन ओवैसी पैदा होने में फिर सदियों लग जाते। किसी को 4 बार एमपी बनना पड़ता है, 2 बार एमएलए बनना पड़ता है। उसके बाद उसके बाद भी कंटिन्यू जद्दोजहद के बाद उसकी आवाज़ इस लेवल पे सुनी जाती है। तो दूसरा असदुद्दीन ओवैसी मिलने में हमें पूरी एक जनरेशन लग जाती। तो ये मुझे लगता है कि ये कोशिश थी मुसलमान लीडरशिप को, मुस्लिम लीडरशिप को डराने की, कि अगर तुम खड़े होने की कोशिश करोगे, अगर तुम अपना हिस्सा माँगने की बात करोगे, अगर तुम अपना हक माँगने की बात करोगे, तो जिस स्टेट के लिए, मैं ये आपको गौर दिलाना चाहूँगा इस बात पे, कि यूपी का चुनाव योगी सरकार सिक्योरिटी पे लड़ रही है। यूपी का चुनाव योगी सरकार ये कह के लड़ रही है कि वहाँ पे कानून व्यवस्था बहुत तगड़ी हो गई, बहाल हो गई, वहाँ पे गुंडागर्दी खत्म हो गई। और उसी के मुँह पे तमाचा मारता हुआ ये इंसिडेंट है कि 4 बार के एमपी के ऊपर एक टोल नाके पे, जहाँ पे सिक्योरिटी कैमरास होते हैं, जहाँ पे पुलिस अवेलेबल होती है, जहाँ के एक कॉल पे मुश्किल से 2 मिनट में, 5 मिनट में पुलिस आ जाती है। वहाँ पर एक एमपी पे, करंट सिटिंग एमपी पे इस किस्म का हमला आ जाता है। तो ये असल में तो योगी सरकार की कानून व्यवस्था की पोल भी खोलती है। दूसरी तरफ ये भी दिखाती है कि जो ऐसी फासिस्ट ताकतें हैं, जो नहीं चाहती कि मुसलमान बराबरी के लेवल पे आएँ, उन्हें असदुद्दीन ओवैसी से डर है। उन्होंने जान से मारने की कोशिश कर ली, लेकिन जो मेरा ईमान है, वही उनका ईमान है कि ज़िंदगी और मौत सिर्फ़ अल्लाह के हाथ में है। उनकी मौत नहीं थी, उन्हें कोई नहीं मार सकता। जिसकी मौत होती है, वो एक मच्छर के काटने से मर जाता है। मोहसिन साहब, हाल ही में आपने असदुद्दीन ओवैसी साहब से मुलाकात भी की थी। तो आपने किस तरह से देखा असदुद्दीन ओवैसी साहब की शख्सियत के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे?
देखिए, शख्सियत को तो मैं इतना ज़्यादा डिफ़ाइन नहीं कर सकता क्योंकि मेरी मुश्किल से आधे घंटे की मुलाकात रही थी। उन्होंने मुझे बुलाया था, मैं कांग्रेस माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के स्टेट कोऑर्डिनेटर होने की हैसियत से गया भी था। उनका जो हमारी जो क कन्वर्सेशन हुई, वो इस बात की थी कि राजस्थान में कहीं ऐसा कुछ ना हो जिसकी वजह से मुस्लिम लीडरशिप को नुकसान हो। उन्होंने जो मुझसे गुफ्तगू की। आपकी आवाज़ चली गई। अ, दोबारा बोलूँ? हाँ, दोबारा बोलिए। देखिए उन्होंने जो अभी 1 आध महीने पहले उनका जयपुर दौरा था, उसमें उन्होंने मुझे बुलाया था और मैं राजस्थान कांग्रेस माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के स्टेट कोऑर्डिनेटर की हैसियत से, मुसलमानों के नुमाइंदे की हैसियत से ही गया था। और वहाँ पर हमारी पार्टी का डिफरेंस कहीं मैटर नहीं कर रहा था क्योंकि वो पॉलिटिकल एक मुलाकात नहीं थी। वो राजस्थान में मुसलमानों के हालात और राजस्थान में मुसलमानों की लीडरशिप को कैसे बढ़ाया जा सके, उस पे बात कर रहे थे। तो उनकी जो हमारे बीच में जो गुफ्तगू हुई वो इस बात की थी कि असद भाई को भी एक ये फिक्र थी कि जो मुस्लिम लीडर्स हैं, चाहे किसी भी पार्टी में हो, अगर वो मुसलमानों के हक की आवाज को उठा रहे हैं, तो कहीं एमआईएम से उन्हें नुकसान ना हो। और कहीं नॉन मुस्लिम लीडर्स हैं, लेकिन वो भी आम सेक्युलर एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं, मुसलमानों की हक की आवाज भी उठा रहे हैं, मुसलमानों को भी बराबर का इंसाफ दे रहे हैं, तो उन्हें उन जगहों पर भी नुकसान नहीं पहुंचाना है। उनका सीधा सीधी एक बात थी कि जिस तरीके से आज की तारीख में एक सिस्टम बना दिया गया है कि मुसलमानों की आवाज को कोई उठाना नहीं चाहता, उस चीज को वो खत्म करने के लिए बात कर रहे थे। उन्होंने मुझसे पूछा कि कहाँ कहाँ मुसलमान लीडर्स ऐसे हैं जो वाकई में एक आम दोनों को बराबर लेके चल रहे हैं, हिंदू और मुसलमानों। कहाँ कहाँ हिंदू लीडर्स ऐसे हैं। अजमेर वाले इंसिडेंट पे उन्हें बात की कि कैसे राजस्थान में कांग्रेस की गवर्नमेंट में उन्होंने मुझसे पूछा कि कांग्रेस की गवर्नमेंट में एक फकीर को सिर्फ इसलिए मारा जाता है कि वो हिंदू मोहल्ले में अल्लाह के नाम पे मांग रहा है। और फिर उसके बाद उन्हें पता था कि मेरे बहुत जद्दोजहद के बाद वो केस दर्ज हुआ और उन लड़कों की गिरफ्तारी हुई। तो वो यही पूछ रहे थे कि मैं तो एक कांग्रेसी पोस्ट होल्डर हूँ, लेकिन उसके बाद भी मुझे क्यों जद्दोजहद करना पड़ी। तो हमारी जो बात हुई वो सेंट्रलाइज थी मुस्लिम लीडरशिप को बढ़ाने के एतबार से। बहुत और अच्छी। उनका ये फिक्र बहुत मुझे मुहज़्ज़बाना लगी कि वो ये चाहते थे कि मुस्लिम लीडरशिप जो वाक़ई में अभी बन चुकी है, ईमानदारी से काम कर रही है, उसको नुकसान नहीं हो। तो इस एतबार से मुझे उनकी शख्सियत बहुत ही हमदर्दाना लगी। वो राजस्थान के मुसलमानों की भी हमदर्दी की बात कर रहे थे। मुझे कोई पॉलिटिकल उनका मोटिव कि भई सबको ही खत्म कर दिया जाए या ब्लैकमेल किया जाए या कुछ किया जाए, ऐसा कुछ नहीं लगा। ठीक है। बहुत अच्छी बात आपने कही है। एक तरह से आपने जो अपना एक्सपीरियंस शेयर किया असदुद्दीन ओवैसी साहब से, तो आमतौर पर ये कहा जाता है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब जहाँ-जहाँ भी इंतखाबात लड़ रहे हैं, वहाँ पर एग्जिस्टिंग मुस्लिम क़यादत को नुकसान पहुँच रहा है। मगर आप जिस तरह से बता रहे हैं कि वो मुस्लिम क़यादत के प्रोटेक्शन के लिए बात कर रहे हैं। कहीं भी अगर मुस्लिम की आवाज़ कोई उठाता है, तो उसकी आवाज़ ना दबे। जी, अमजद साहब, इसमें है ना एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है जो लोग समझ नहीं पा रहे। एक मुसलमान का टिकट लेके जीत के आ जाना अलग चीज होती है और उसका लीडर बनना अलग चीज होती है। ठीक। आज मान लीजिए मुझे मतलब ही नहीं है कि मेरे शहर में किसको मारा जा रहा है, किसके साथ जुल्म हो रहा है, किसके साथ नाइंसाफी हो रही है, और मुझे पार्टी टिकट दे दे और मैं जीत के आ जाऊं और फिर दूसरे शहर जाके रहने लगूं। हुँ। इतना ही बड़ा मेरा नाम मोहसिन रशीद खान हो, लेकिन मुझे मुस्लिम लीडरशिप में नहीं गिना जाएगा। ठीक। तो ये दो अलग चीजें हैं। लोग जो समझते हैं कि भाई मान लीजिए मोहसिन रशीद लड़ रहा है, उसके सामने कोई दूसरा मुस्लिम लीडर लड़ रहा, पॉलिटिशियन लड़ रहा है, तो क्या वो एक दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे हैं? भाई अगर आप इतने ही शानदार लीडर हैं, आज अगर मैं अपनी विधानसभा से एक बार जीत जाऊंगा, तो अगले 25 साल तक मुझे मेरी विधानसभा से कोई नहीं हरा सकता। तो आप ऐसा कांटेक्ट, अगर आप लीडर हैं तो ऐसा कांटेक्ट बना लीजिए अपने वोटर्स से। और अगर आपको डर लग रहा है कि कोई बाहर से आके एक नई पार्टी आपके सामने लड़ेगी, तो यकीन मानिए आप लीडर नहीं है, आप थोपे हुए एक कैंडिडेट थे जो बाई फ्लूक जीत गया। और उनको डर होना वाजिब है। देखिए, जो आदमी एक टिकट के बेस पे लड़ता है, उसका जीतना और हारना टिकट पे ही डिपेंड करता है। उसे मैं लीडर नहीं मानता। लीडर वो होता है जिसको चाहे टिकट मिले या नहीं मिले, उसके साथ आवाम हो। मैं राजस्थान का एक एग्जांपल दूंगा आपको। हमारे एक एमएलए है राजकुमार शर्मा। वो एक बार बसपा से चुनाव लड़े, वो जीत के आए। उसके बाद उन्हें टिकट नहीं दिया कांग्रेस ने, वो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े, वो जीत के आए।
अब उन्हें कोई नवलगढ़ से हरा नहीं सकता आज के सिनेरियो में। तो लीडर देखिए, टिकट लेने वाले कैंडिडेट को तो हर दूसरे आदमी से खतरा होता है। मैं ये बात नहीं मानता कि असदुद्दीन ओवैसी साहब के कहीं जाने से मुस्लिम लीडरशिप को नुकसान है। हाँ, जो सिर्फ अपनी रोटियां सेक रहे हैं, जिन्हें मुसलमानों से मतलब नहीं है, एससी से मतलब नहीं है, एसटी से मतलब नहीं है, जिनके साथ नाइंसाफी हो रही है उनसे मतलब नहीं है, तो वो लोग तो देखिए हर तरीके से खतरे में है। ठीक। तो आप एमआईएम से मत लड़िए, आप इंडिपेंडेंट खड़े हो जाइए, तो आपके भी हाथ जोड़ने आ जाएंगे कि भाई साहब बैठ जाइए, हमारे वोट कट जाएंगे। ठीक ठीक तो ठीक। ये बातों को लोग उड़ाते हैं जी। से बहुत अच्छी तरीके से इस बात की वजाहत हुई है। आपका बेहद शुक्रिया हमसे बात करने का। बहुत बहुत शुक्रिया हमजा साहब जी। तो नाज़रीन, ये थे जनाब मोहसिन रशीद टोंक साहब, राजस्थान के टोंक ज़िले से हमसे जुड़े थे। इन्होंने असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ इनकी मुलाकात के बारे में बताया और जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी साहब के कॉन्वॉय पर हमला हुआ है, इन्होंने कहा है कि योगी हुकूमत पर ये बड़ा तमाचा है, जो कि ये दावे करती है, बुलंदबाम दावे करती है कि जब से ये हुकूमत में आए हैं, सिक्योरिटी मामला, लॉ एंड ऑर्डर मामला बहुत बेहतर हो गया है। मगर इसकी खलाई खुल जाती है इतने बड़े कद्दावर लीडर पर जब हमला होता है। अब देखते हैं, हम जो रिएक्शंस लेने का हमारा ये मकसद था कि कहाँ-कहाँ लोग क्या सोचते हैं और फिर मरकज़ी हुकूमत को किस तरह से इसका नोट लेना चाहिए। अब देखना ये है, सिक्योरिटी देने का तो इन्होंने फ़ैसला किया है। अगर प्रोएक्टिव रहकर ये काम करते हैं तो बहुत अच्छे हैं। नुकसान नहीं हुआ, ये बहुत अच्छी बात है। वरना मोहसिन रशीद टोंक साहब ये कहते हैं, अगर असदुद्दीन ओवैसी साहब को कुछ हो जाता है तो ऐसा लीडर सदियों में पैदा होता है। बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था, मगर अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं हुआ। आगे ऐसा ना हो, ऐसे वाक़यात रिपीट ना हो, इस ताल्लुक से मरकज़ी हुकूमत को भी और मुख्तलिफ़ रियासती, ख़ासतौर पे हिस्सास रियासतें, उनको नोट लेना चाहिए और प्रोएक्टिव रहकर न सिर्फ लीडरों को सिक्योरिटी देना चाहिए, बल्कि अवाम भी तमाम तर शर से महफूज़ रहे। इस नोट पर आज का प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। हमें दीजिए इजाज़त। शब बख़ैर।